हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर से हम बात करेंगे जो प्रॉपर हमारा रूट कैनाल शेपिंग वगैरह है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर शेपिंग रूट कैनाल। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जिस भी टूथ की हमें आरसीटी करनी पड़े तो उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, एक्सेस कैविटी बनाएंगे हम, फिर उसको आइसोलेट कर देंगे हम रबर डैम से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो टूथ हमारा है और जो क्लैंप है और साथ में रबर डैम है उसको 5.2% सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको कॉटन स्क्रब करके डिसइंफेक्ट करेंगे। और ये स्क्रब हमें कैसे करना है, कॉटन टिप से, कॉटन टिप एप्लीकेटर से। ठीक है, इसको स्क्रब कर देंगे यानी कि डिसइंफेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेस प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। अब जो पोस्टीरियर टीथ है हमारे मोलर्स और प्रीमोलर्स, तो उसके इसमें हमें क्या करना है कि जो पल्प चैम्बर का जो रूफ है उसको पूरा रिमूव कर देना है। ठीक है, पल्प चैम्बर रूफ रिमूव्ड। उसके बाद क्या करना है, हमें कोरोनल जो हमारा पल्प है उसको शार्प एंडो स्पून एक्सकेवेटर से हमें रिमूव करना है। और फिर उसके बाद जो चैम्बर है हमारा उसको 5.2% NaOCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से इरीगेट करके क्लीन करना है। और उसके बाद सक्शन से ड्राई करना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमें कैनाल ओरिफाइसेस ढूंढने हैं। ठीक है, अब कैनाल ओरिफाइसेस कैसे देखेंगे हम, एंडो एक्सप्लोरर से। ठीक है, एंडो एक्सप्लोरर से हम क्या करेंगे, जो हमारे चैम्बर का जो फ्लोर है उसमें ग्रूव्स को ट्रेस करेंगे, एनाटॉमिक ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं, उन ग्रूव्स को ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब मान लो जो ग्रूव्स हैं ये इवेंचुअली हमें जो कैनाल के जो ओरिफाइसेस है ना वहाँ तक गाइड कर देती हैं। ग्रूव्स गाइड टू कैनाल ओरिफाइसेस। ठीक है, और ये जो ग्रूव्स होती हैं ये जनरली चैम्बर फ्लोर से थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर की होती हैं। और इन ग्रूव्स के एंड पे ही होता है हमारा कैनाल ओरिफाइसेस। ठीक है, ये जो ग्रूव्स है ना इन्हीं को डेंटाइनल मैप बोलते हैं हम। अब कुछ कुछ टूथ है उनमें एनाटॉमिकल वेरिएशंस जो बहुत कॉमन होती हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेडियोग्राफ्स लेंगे, उसमें एक्सप्लोरेशन करेंगे, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन, और डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन लूप्स। ठीक है, तो ये सब जो हमारे डेंटल एड्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई द एनाटॉमिकल वेरिएशंस। ठीक है, अब जो हमारे शेपिंग का प्रोसेस है उसमें 5 फेजेस होती हैं। ठीक है, जो हमारे रूट कैनाल शेपिंग है उसमें 5 फेजेस होती हैं। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 में होता है ग्लाइड पाथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इसमें हम कैनाल की पेटेंसी को इंश्योर करेंगे। ठीक है, मतलब ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा कैनाल है उसमें इंस्ट्रूमेंट इजीली जा पा रहा है। ठीक है, उसमें इंसर्ट करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लियर पाथवे मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम फेज़ 1 में ये करेंगे। फिर फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, फेज़ 2 में हम करते हैं कोरोनल प्री इन्लार्जमेंट। यानी कि जो हमारी कैनाल की एंट्रेंस है, जो कैनाल ओरिफाइसेस हैं या जो कोरोनल थर्ड जो है कैनाल का, उसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट आसानी से इंसर्ट कर सकें हम। फिर फेज़ 3 में हम क्या करेंगे, फेज़ 3 में हम करेंगे वर्किंग लेंथ की मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि जो करेक्ट कैनाल लेंथ है हमारी वो मेजर करेंगे ताकि शेपिंग की ना सिर्फ डिज़ायर्ड लेंथ तक की हो। अगर मान लो हम डिज़ायर्ड लेंथ से आगे चले गए तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा डेब्रिस वगैरह वो पेरीअपेक्स रीजन में चला जाएगा, तो उससे पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन हो सकता है। ठीक है, लेकिन और अगर मान लो हमारी जो वर्किंग लेंथ है वो हमने कम मेजर कर ली, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीट डेब्रिस रिमूवल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, बाद में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वापस से री इन्फेक्शन हो सकता है उस एरिया में। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा फेज़ 4। फेज़ 4 में हम करते हैं रूट कैनाल शेपिंग। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे स्टेप बैक, क्राउन डाउन, ठीक है, हाइब्रिड टेक्निक, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो इससे को यूज़ करके हम कैनाल को प्रॉपरली टेपर करते हैं और शेप देते हैं। और फिर फेज़ 5 क्या होता है, इसमें होता है रूट कैनाल
वर्किंग विड्थ। ठीक है, इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, कैनाल का जो फाइनल विड्थ है वो कितना होना चाहिए। तो ये थी हमारी सारी बेसिक जो हमारी 5 फेजेज़ होती हैं वो थी हमारी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर में फ़ेज़ 1 की। फ़ेज़ 1 क्या है हमारा, ग्लाइड पाथ विद डिटर्मिनेशन। तो इसको समझने के लिए ना ऐसा इमेजिन करो कि एक नैरो नेचुरल टनल है हमारे पास। ठीक है, अब इस टनल में ना हमें रोटरी या शेपिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, अगर मान लो हम डायरेक्टली उस रोटरी फाइल को इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, कैनाल ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, या फिर उसमें परफोरेशन या इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर का रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ग्लाइड पाथ क्या होता है, ग्लाइड पाथ होता है हमारा एक स्मूथ, रेप्रोड्यूसिबल, पेटेंट, ओपन टनल। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, जो हमारा कैनाल ओरिफाइस है वहाँ से लेके हमारे अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन तक। ठीक है, ये होती है हमारी वर्किंग लेंथ। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें हम एक सेफ ट्रैक बना रहे हैं, एक सेफ रास्ता बना रहे हैं, ताकि जो हमारे शेपिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम बाद में यूज़ करने वाले हैं वो स्मूथली एकदम ग्लाइड करते हुए अंदर जा सके। ठीक है, तो यही होता है ग्लाइड पाथ मतलब डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ वही, एक तो कैनाल को ब्लॉक होने से बचाना, प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ कैनाल। साथ में जो हमारी नॉर्मल एनाटमी है, नेचुरल एनाटमी जो है कैनाल की, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, टू नॉट डिस्टर्ब नेचुरल एनाटमी ऑफ कैनाल। उसके बाद टॉर्शनल स्ट्रेस को रिमूव करना या कम करना। ठीक है, यानी कि जो फाइल्स है उस पर लोड कम करना। और फिर जो हमारे शेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको गाइडेड पाथ पे प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, तो इसके दो मेथड होते हैं। प्रोसीजर क्या है हमारा, इसके दो मेथड होंगे, एक तो होगा हैंड ग्लाइड पाथ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इसमें हम हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, और दूसरा होता है हमारा रोटरी ग्लाइड पाथ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं हैंड ग्लाइड। तो हैंड ग्लाइड में हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम प्री कर्व्ड के फाइल। ठीक है, यूजुअली इसका साइज़ क्या होता है, नंबर 10 यानी कि 0.1 mm की। ठीक है, और कुछ कुछ कभी कभी हम नंबर 8 या नंबर 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, जब मान लो बहुत नैरो या कैल्सीफाइड कैनाल हो तो उस केस में हम नंबर 8 या नंबर 6 लेंगे, लेकिन जनरली हम देते हैं नंबर 10। ठीक है, अब इसको इसको मूव कैसे करना है हमें, इसमें हमें करनी है रीमिंग मोशन। ठीक है, रीमिंग मोशन मतलब इसको गोल गोल घुमाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम पेटेंसी चेक करेंगे कि फाइल को जेंटली हम वर्किंग लाइन तक भेजते हैं बिना फोर्स के। तो हम ये चेक करेंगे कि कोई बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, तो इससे हम पेटेंसी चेक करेंगे। ठीक है, अब हमें कभी भी ना फोर्स नहीं लगाना है, बहुत जेंटली करना है। ठीक है, कभी भी, और एक तो फोर्स नहीं लगाना, डोंट यूज़ फोर्स। ठीक है, और कभी भी हमें पहले लार्ज साइज़ फाइल से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा पहले स्मॉल साइज़ फाइल यूज़ होगी, उसके बाद लार्ज साइज़ फाइल यूज़ होगी। ठीक है, और फिर हम जो भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह कर रहे हैं तो साथ साथ में हमें इरिगेशन करते रहना है। ठीक है, और फिर हमें फाइल को बार बार निकाल के देखते रहना है कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, डिफॉर्मेशन होती रहती है, हम उसको बार बार चेक नहीं करते, तो फिर क्या होता है, अंदर फाइल फ्रैक्चर हो जाती है। तो हमें बार बार ये निकाल के देखना है कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, अब पेटेंसी फाइल कौन सी होती है, पेटेंसी फाइल वही जिससे हम पेटेंसी चेक करेंगे। तो ये जनरली होती है के फाइल्स, साइज़ 10 या फिर 8 की। ठीक है, क्योंकि इनको फिटेंसी फाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्किंग लेंथ तक हमें फ्री पाथ मेंटेन करके देती हैं। ठीक है, मेंटेन करके रखती हैं मतलब। अब कुछ कुछ स्पेशल फाइल्स भी होती हैं फॉर डिफ़िकल्ट केसेस। मान लो कैल्सीफाइड या ऑब्स्ट्रक्टेड कैनाल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्टिफ हमें फाइल्स चाहिए होती हैं। अब के फाइल जो होगी वो तो ऑब्स्ट्रक्शन मान लो प्रेजेंट है, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है तो बेंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें थोड़ी स्टिफ फाइल चाहिए होगी। अब स्टिफ फाइल हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी प्लस फाइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, या फिर सी पायलट फाइल। और किस केस में हमें यूज़ करनी है ये, ऑब्स्ट्रक्शन या कैल्सिफिकेशन के केस में।
ठीक है, थोड़े रिजिड होते हैं तो कैल्सिफिकेशन को जेंटली क्रॉस कर पाते हैं ये। तो ये थे हमारे हैंड ग्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर है हमारे रोटरी वाले। तो रोटरी क्या होता है, हैंड फाइल से तो हम बेसिक पाथ बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल डिजाइन रोटरी फाइल्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो प्रो ग्लाइडर या फिर स्काउट रेस। ठीक है, तो ये फाइल्स ना नाइटाई के होंगे, निकल टाइटेनियम के। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, हम नाइटाई का हमने देखा ही था, फ्लेक्सिबल था, और साथ में यूनिफॉर्म पाथ बना के देते हैं हमें। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पाथ बना के देंगे तो हम बाद में क्या है, शेपिंग फाइल से स्मूथली ग्लाइड कर जाती हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब मान लो कैल्सीफाइड या ब्लॉक्ड कैनाल से हमें हमारे पास, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें सबसे पहले तो रेडियोग्राफ लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कितनी क्या एक्सटेंट है कैल्सिफिकेशन वगैरह का। ठीक है, फिर उसके बाद हम शार्प एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर से जेंटली पिक करते हैं, यानी कि उसको हटाएंगे वहाँ से, कैनाल ओरिफाइस मान लो कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है, तो शार्प एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट से उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद स्मॉल राउंड बर यूज़ करेंगे एट स्लो स्पीड, और जो हमारी ब्लॉकेज है उसको हम रिमूव करेंगे। अगर स्टिल वो रिमूव नहीं हो रही तो उस केस में हम यूज़ करेंगे EDTA जेल। ठीक है, ये चिलेट फॉर्म करता है, और चिलेट फॉर्म करने के बाद वो हट जाता है। ठीक है, जो हमारा कैल्सिफिक मास है वो चिलेट फॉर्म करके फिर हट जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक एक्सेस रिफाइनिंग टिप से पेनिट्रेट। ठीक है, और साथ साथ में हमें क्या है, रेडियोग्राफ लेते रहने, जैसे जैसे हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं ना, जैसे पेनिट्रेशन वगैरह कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक एक्सेस रिफाइनिंग टिप से, तो साथ साथ में हमें रेडियोग्राफ लेते रहने, ताकि हम ये चेक करते रहें कि हम रूट को परफोरेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैं बुक में, वो देख ले हो। तो क्लिनिकल नोट्स क्या क्या हैं, एक तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ग्लाइड पाथ बनाए बिना ना हमें रोटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो फाइल सेपरेशन हो सकता है, और साथ में कैनाल भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर ग्लाइड पाथ बनाने के बाद ही, मतलब प्रॉपर ग्लाइड पाथ अगर हम बनाते हैं कैनाल का, तो उससे क्या होता है, ओरिजिनल जो शेप है कैनाल का वो मेंटेन रहता है। और इरिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइड पाथ बनाते टाइम, क्योंकि इरिगेशन हम करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, लगातार जो डेब्रिस है वो रिमूव होता रहेगा। ठीक है, तो कैनाल में ब्लॉकेज नहीं होगी। तो ये था हमारा फेज़ 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फेज़ 2 की, जो कि हमारी कोरोनल प्री इनलार्जमेंट। ठीक है, तो फेज़ 1 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। तो फेज़ 1 क्या था हमारा, ग्लाइडिंग पाथ फिर डिटर्मिनेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक तरह से ग्लाइडिंग पाथ बनाएंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, जो भी हम शेपिंग इंस्ट्रूमेंट बाद में यूज़ करेंगे, उनको एक प्रॉपर पाथ मिल सके। ठीक है, उनको कोई ब्लॉकेज वगैरह फील ना हो रास्ते में, उनको एक प्रॉपर ग्लाइडिंग पाथ मिल सके। ठीक है, तो क्या पर्पज़ होगा इसका, स्मूथ और रिप्रोड्यूसिबल पेटेंट ओपनिंग हम पाथवे प्रोवाइड करेंगे कैनाल ओरिफाइस से लेकर के अपाइकल कंस्ट्रक्शन तक। अपाइकल कंस्ट्रक्शन मैंने बताया हुआ आपको, जहाँ पे हमारी जो सीमेंटम है वहाँ वो डिपॉजिट होती रहती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा, तो वहीं तक हमें ऑब्जर्वेशन जनरली करनी होती है। और ये जो हमारा नॉर्मल एपेक्स होता है, जो एनाटॉमिकल एपेक्स होता है, उससे लगभग 0.5 mm ऊपर होता है। ठीक है, तो वहाँ तक हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वर्किंग लेंथ। अब इसका मतलब हमें करना क्या होता है, एक तो प्रिवेंट ब्लॉकेज टू कैनाल। ठीक है, फिर साथ में कोई भी जो नेचुरल एनाटमी है कैनाल की उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा टोर्जनल स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो हमारी फाइल्स हैं उस पर टोर्जनल स्ट्रेस कम लगे, और इसके अलावा शेपिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, उसको गाइडेड पाथवे मिल सके। अब इसका प्रोसीजर क्या है, एक तो हैंड ग्लाइड पाथवे इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, और एक रोटरी ग्लाइड पाथ इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। हैंड ग्लाइड में हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेकआउट के फाइल्स यूज़ करेंगे नंबर 10 की, और कुछ केसेस में नंबर 8 या नंबर 6 की। रिमिंग मोशन हम करेंगे, और पिटेंसी को मतलब पेटेंट बनाएंगे, जो हमारी कैनाल है उसको पेटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें एक दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि एक तो फोर्स हमें यूज़ नहीं करना है, एकदम जेंटली करना है पूरा काम। ठीक है, और स्मॉल साइज़ फाइल के बाद हमें लार्ज साइज़ फाइल यूज़ करनी है, ऐसा नहीं कि हम पहले लार्ज कर रहे हैं और फिर स्मॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके साथ साथ में हमें इरिगेशन करते रहें, ताकि ताकि जो डेब्रिस है वो साथ साथ रिमूव होता रहे, और हमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं करनी है। मतलब हमें डिफॉर्मेशन चेक करते रहना है फाइल की, जैसे जैसे हम बार बार उसको निकालने का चेक करेंगे फाइल में कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मान लो कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हमें उस फाइल को डिस्कार्ड करके नई फाइल लेनी है, क्योंकि क्या होता है, डिफॉर्मेशन हम चेक करते नहीं है तो उससे क्या होता है कि जो फाइल है वो धीरे धीरे फ्रैक्चर होने लगती है।
ठीक है। फिर पेटेंट फाइल कौन सी होती है हमारी, पेटेंट फाइल जनरली हम के फाइल यूज़ करते हैं नंबर 10 की या नंबर 8 की, ठीक है, उससे हम पेटेंसी चेक करते हैं। फिर उसका स्पेशल फाइल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ऑब्स्ट्रक्शन या कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है तो उस केस में सी प्लस या सी पायलट फाइल्स यूज़ करेंगे। ये था हमारा हैंड इंस्ट्रूमेंट वाले। फिर उसके बाद रोटरी भी आते हैं, रोटरी में जैसे प्रोग्लाइड और स्काउट रेस हो गया, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यूनिफॉर्म पाथवे प्रोवाइड करते हैं और साथ में नाइट आई के बने होते हैं, ठीक है। अब कैल्सीफाइड और ब्लॉक कैनाल में हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो रेडियोग्राफ लेना है उसका, फिर शार्प एंडो इंस्ट्रूमेंट से हमें जो है उसकी पिकिंग करनी है एक्सप्लोरर से, फिर उसके अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम स्मॉल राउंड पर यूज़ करेंगे एट स्लो स्पीड, फिर भी नहीं हो रहा तो एडीटी या जेल या फिर अल्ट्रासोनिक एक्सेस रिफाइनिंग टिप से पेनेट्रेट करेंगे। क्लिनिकल नोट में हमें क्या देखना है कि फाइल सेपरेशन या कैनाल डैमेज हमें नहीं करनी है। मतलब क्या होगा, अगर मान लो ग्लाइड पाथ के बिना हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, फाइल सेपरेशन हो सकता है और कैनाल डैमेज हो सकती है, ठीक है। और अगर हम ग्लाइड पाथ पे अगर अच्छे से बना देते हैं तो उससे क्या होता है, जो कैनाल की ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन रहती है, और साथ साथ में हमें इरिगेशन करते रहना है ताकि डेब्रिस जो है वो एक साथ साथ में रिमूव होता रहे और कैनाल में कोई ब्लॉकेज ना आए। तो ये था हमारा ग्लाइड पाथ डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हमारी फेज़ 1 थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फेज़ 2 के बारे में।